हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने बेसिक डिटेल्स जो है इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली थी, एक टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज हम क्या शुरू करेंगे बेटा? आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। क्या पढ़ेंगे बेटा आज अपन? इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब ये टॉपिक अपने आप में क्या है? अगर हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना चाहें, इस टॉपिक को इन डिटेल अगर हम पढ़ना चाहें, देखना चाहें कि ये इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर हम बहुत ही शॉर्ट में इस टॉपिक के मीनिंग को समझते हैं, इसके कंसेप्ट को हम जानने का प्रयास करते हैं, तो बड़ा साधारण सा कंसेप्ट है, बहुत ही साधारण सा कंसेप्ट हमें यहां पर समझना है। और वो बहुत ही साधारण सा कंसेप्ट क्या है? मान लो हम कुछ कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका और मैक्सिको। शायद पिछले क्लास में हमने इन्हीं 4 कंट्रीज के एग्जांपल से एक टॉपिक समझा था। सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से लेकर, किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से लेकर सेलिंग तक के जो बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को आपने अलग अलग कंट्रीज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया आपने? डिवाइड कर दिया। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये चीज कंसेप्ट डिक्लेयर किया था। अभी ये जो प्रोडक्शन है ये अक्रॉस द कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? ये पूरे वर्ल्ड को इंटरलिंक कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज वर्ल्ड बना रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, हु कैन डू दिस? कौन कर सकता है ये काम? अब ये क्वेश्चन पहली बात तो अराइज क्यों हुआ? कोई भी क्यों नहीं कर सकता? वाई वी आर आस्किंग दैट हु कैन डू दिस? वाई वी आर आस्किंग दैट हु कैन डू दिस? क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज दिस रिक्वायर्स ए ह्यूज मनी। इसके लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। क्यों पूछ रहे क्वेश्चन पर बेटा? बिकॉज इसमें बहुत सारा पैसे की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतना पैसा कहां से आएगा? कौन लाएगा? पहला फैक्टर तो एक, बहुत सारा पैसा चाहिए। दूसरी बात, मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? मनी, एक वो लाइन जो मैं बता रहा हूं उन पे ध्यान देना। मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्ट ऑफ, या ऑफ नहीं लिखेंगे हम, मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट होगा। भैया बताओ होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? अब याद करो, आप ज्यादा पीछे मत जाओ। आपने जो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था ना, उसी को देखो। कंपनी कौन सी थी? अमेरिकन कंपनी। उसने अपना आउटलेट कहां डाला? प्रोडक्शन का आउटलेट चाइना में। अब चाइना में अगर अमेरिकन कंपनी फैक्ट्री डालेगी तो अमेरिकन मनी इन्वेस्ट हो रही है कहां पर? चाइना में। दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है बेटा? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और कौन कर सकता है ये काम? दिस वर्क विल बी डन। हमने क्वेश्चन पूछा ना, हु कैन डू दिस? एक एमएनसी
ये काम कर सकती है। एमएनसी मतलब मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन डू दिस। कौन कर सकता है? केवल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ही इस तरह के कामों को कर सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये काम अगर कर सकती है, क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्शन को क्या करती है? कंप्लीट करती है। दैट इज नॉन एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो सिंपल सा फंडा समझ में आया आपको? लॉजिक समझ में आया? जो बताना चाह रहे हैं वो बात क्लियर है? ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई यस और नॉट। चलो देखिए क्या लिखा है। हु इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज? कौन करेगा? एमएनसी। इंटरलिंकिंग का काम कौन कर सकता है? एक एमएनसी, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ही ये काम कर सकती है। कैसे कर सकती है वो अभी हमने समझाया। वो कैसे कर सकती है मल्टीनेशनल कंपनी? कैसे करेगी कि अलग अलग कंट्रीज में जाकर पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वो आपस में क्या आ रही है? सारी सारी कंपनीज इंटरलिंक हो रही है। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने एग्जांपल लिया था अमेरिका, चाइना, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। वो अपने आप में आपको यहाँ पर बता रहा है कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज को आपस में इंटरलिंक करती है, वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने का काम करती है। अब एक क्वेश्चन और समझना है, एक क्वेश्चन और आपको यहां पर समझना है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पहले हम दे चुके हैं। पहले जो टॉपिक समझाया था उसमें भी हम उस क्वेश्चन को इन डिटेल पढ़ चुके हैं। क्या है वो एक बात और? मैंने कहा ना एक बात और समझनी है। वो एक बात और क्या है उस पर फोकस करो। क्या है बेटा वो एक बात और? हमने पढ़ा कि एक अमेरिकन कंपनी, उसने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया था उसने? कि वो अपना फैक्ट्री चाइना में लगाएगी, अपना कॉल सेंटर कहां लगाएगी? मैं एक ही एग्जांपल, जो आपको एग्जांपल समझाया था ना, उसी को बार बार ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं बार बार उसी को? ताकि चीजें आपको कनेक्ट हो सके। हमको कंसेप्ट समझना है। यहां पर एक एग्जांपल अच्छे समझ में आ चुका है तो उससे हमारे को चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। कॉल सेंटर कहां पर लगाए? इंडिया में। उसका उसने स्टोर हाउस कहां पर बनाया? मैक्सिको में। अब क्वेश्चन ये आया कि व्हाई दिस कंपनी डिसाइडेड दैट इट्स फैक्ट्री विल बी इन चाइना, कॉल सेंटर इन इंडिया एंड स्टोर हाउस विल बी इन मैक्सिको। क्यों नहीं इसने कॉल सेंटर चाइना में, फैक्ट्री मैक्सिको में और वेयर हाउस इंडिया में लगाया? कोई तो रीजन होगा, किसी न किसी बेस पर तो ये डिसाइड हुआ होगा कि चाइना इज द बेस्ट प्लेस फॉर प्रोडक्शन। किसी न किसी बेस पे तो ये डिसाइड किया गया होगा दैट चाइना इज द बेस्ट प्लेस फॉर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हवा में तो कोई काम नहीं कर सकते कि भैया जच गई कल को कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, तो फिर तो अमेरिका में लगा लो। क्यों? इतने पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं हम? ट्रैवल करने का काम कर रहे हैं। कोई तो रीजन रहा होगा। तो वो फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं जिन फैक्टर्स के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी कहां पर, ये जो डिसाइड करती है एक मल्टीनेशनल कंपनी कि हमें फैक्ट्री चाइना में लगानी है, कॉल सेंटर इंडिया में लगाना है या स्टोर हाउस मैक्सिमम बनाना है। मतलब वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए जो लोकेशन सेट की जाती है, उन लोकेशंस को सेट करने के पीछे कंपनी कौन कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन करती है, वही हम आगे यहां पर डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स एमएनसी कंसिडर बिफोर सेटिंग अप एनी प्रोडक्शन यूनिट। सबसे पहला फैक्टर देखा जाता है कि जो भी आपने प्लेस डिसाइड किया है वो प्लेस मार्केट के कितना नजदीक है, वहां से हमारा प्रोडक्ट बेचना कितना आसान रहेगा। तभी तो मैक्सिको को डिसाइड किया गया था। क्यों? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट से क्या पड़ता है? नियरेस्ट पड़ता है। तभी तो ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप को क्या किया गया था? यूरोपियन मार्केट को सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि वहां से क्या होता है? इजी होता है वर्ल्ड में कहीं भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर? दूसरा,
इस बेस पर देखा जाता है कि जिस लोकेशन पर हम हमारा प्रोडक्शन लगाएंगे वहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर चाहिए। लेबर दोनों तरह की चाहिए कि जो जिस क्वालिटी की लेबर चाहिए उस क्वालिटी की लेबर अवेलेबल भी है या नहीं है। मतलब लेबर भी अवेलेबल है या नहीं, तभी तो चाइना में लगाया, क्योंकि चाइना में स्किल्ड और अनस्किल्ड तो मतलब टेक्निकल नॉलेज वाले लोग भी मिलते हैं, बिना टेक्निकल नॉलेज वाले भी कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाते हैं। एक ये देखा जाता है ऐसी जगह चूज की जाती है जहां पर प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल भी हो। समझ रहे बात को, सस्ते तो मिल रहे हैं लेकिन बहुत कम है, तो वो महंगा पड़ जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी भी अवेलेबल है या नहीं है। पता लगा हमको 1 लाख वर्कर चाहिए, वर्कर सस्ते तो है लेकिन वर्कर 10,000 ही है, तो 10,000 वर्कर क्या करेंगे? कम काम करेंगे, कम काम करेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रोडक्शन के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि भाई उतनी क्वांटिटी भी अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, और क्या देखा जाता है? लो कॉस्ट पर अवेलेबल है या नहीं। दूसरा, एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक एट आफ्टर देयर इंटरेस्ट। ऐसी कंट्री में जाना पसंद करती हैं जहां पर सरकार उनको वेलकम कर रही हो। ऐसी कंट्री में जाना पसंद नहीं करेगी जहां की गवर्नमेंट इनको आने पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हो, जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज कम हो, जिस कंट्री की गवर्नमेंट इस तरह की इन्वेस्टमेंट को प्रिफर करती हो। जैसे इंडिया, हम वेलकम करते हैं विदेशों से आने वाली कंपनीज को, क्यों? ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहां पर आ सके। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि नहीं विदेशी कंपनियां आनी नहीं चाहिए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगी, तो एमएनसीज भी ऐसी कंट्रीज के अंदर जाने से बचती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, क्लोजनेस टू मार्केट है या नहीं, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल है या नहीं, क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल है या नहीं। अब इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है, अश्योरेंस हो गया कि हाँ भाई हमने ये लोकेशन फाइनल कर ली क्योंकि यहां पर सारे फैक्टर्स क्या है? पॉजिटिव है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद हैविंग अश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दीज कंडीशंस एमएनसीज सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। और जिस दूसरी कंट्री में जाकर वो ऑफिसेज वगैरह लगाएंगी वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट इन्वेस्टमेंट विल बी नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी डाउट्स? क्लियर? कंफर्म? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया? क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब? कि जब कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर पैसा इन्वेस्ट करती है तो जिस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंट्री के लिए तो दूसरी कंट्री से पैसा आया है ना, इसलिए वो विदेशी इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि भैया एमएनसी सेटअप करती है, एमएनसी वर्ल्ड को क्या कर रही है? इंटरलिंक कर रही है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। आगे समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब अगला कंसेप्ट हम देखते हैं, यहां पर ध्यान से समझते हैं कि कैसे। पहली बात तो अब यहां पर 2 चीजें हैं। अब अपने को एक फैक्टर यहां पर कंप्लीट हो चुका है, और वो एक पॉइंट क्या कंप्लीट हो चुका है बेटा? कि एमएनसीज सेटअप देयर बिजनेस इन अनदर कंट्री। क्लियर है ये बात? एमएनसीज सेटअप देयर बिजनेस इन अनदर कंट्री, बिल्कुल क्लियर बात है ये। एमएनसीज दूसरी कंट्रीज में क्या करती है? जाकर अपने बिजनेस को सेटअप करती है। बहुत बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि पहली बात तो क्यों करती है, मतलब इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट किसके लिए? एमएनसी को क्या बेनिफिट है, और उस कंट्री के लोगों को क्या बेनिफिट है जिस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा, वेज, कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अरे ना बात समझ में? क्या समझना है अपने को?
कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर है बात। अब उन तरीकों के ऊपर अपन क्या करते हैं बेटा, फोकस करते हैं। अब सबसे पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है कि भाई क्या फायदा है। फायदा किस किस के बारे में बात करें हम, लोकल कंपनीज को, और दूसरा फायदा एमएनसीज को। एमएनसीज को सबसे बड़ा फायदा तो उनकी तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इनको तो कॉस्ट कम हो जाती है। सबसे पहला बेनिफिट तो क्या है इनका कि रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, रिडक्शन इन कॉस्ट। दूसरा, जिस कंपनी के मतलब जिस कंट्री में जाएंगी वहां की किसी लोकल कंपनी के साथ जाकर टाइप करेंगी तो उस लोकल कंपनी का क्या मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। लोकल कंपनीज को क्या बेनिफिट है, देखो क्या लिखा है, अच्छा वेज, अच्छा ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, सबसे पहले वो वेज ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा अपन, वो वेज ही अपन यहां पर देख रहे हैं, कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, उसी उन्हीं तरीकों में आपको यहां पर ये बात समझ में आ जाएगी। कौन से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं बेटा अपन, वेज, जिनके थ्रू। अब सबसे पहला रास्ता क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझना। कि मान लो इंडिया में ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही फॉर एग्जाम्पल कोई मोटर है ना, कोई एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्या है बेटा, मान लो कोई एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो ऑलरेडी इंडिया में रन कर रही है। अब वहां से कोई दूसरी कंट्री से कोई कंपनी आती है और वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है। अब इंडिया में बिजनेस सेटअप करना है, सब कुछ लगाना पड़ेगा उसको, तो ये कुछ नहीं करेगी। जैसे मान लो ये कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। अब कोई एक अमेरिकन कंपनी आती है, उसको इंडिया में बिजनेस करना है, तो ये अमेरिकन कंपनी क्या करेगी, अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करेगी बेटा, कि कुछ नहीं करेगी, ये सीधा इस कंपनी के पास जाएगी और इससे कहेगी अब हम मिलकर काम करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी पे काम करो, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हम भी यूटिलाइज करेंगे, अब हम मिलकर काम करेंगे, एक जॉइंट क्या बनाएंगे, कोलैबोरेशन बनाएंगे, पार्टनरशिप कर लेती है एक तरीके से, यूं मान के चलो। विदेशी कंपनी, अब हो गया ना उसका इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप करेगी तो उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो उस कंपनी के अंदर अगर इसको शेयर चाहिए तो यह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इससे इसको क्या फायदा है, एक तो विदेशी पैसा आ गया, दूसरा जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो मिल गई, इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज मिल गया, और कंपनी जो लोकल कंपनी थी वो इंटरनेशनल कंपनी बन गई। अब तक जो कंपनी क्या थी, लोकल कंपनी थी, वो क्या बन गई, इंटरनेशनल कंपनी बन गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, विदेशी टेक्नोलॉजी आ गई, यहां का सपोर्ट मिल गया, इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल हो गया, बहुत फायदे। भैया इसको क्या फायदा अमेरिकन कंपनी को, अब इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया के बिजनेस के बारे में कौन जानता है, लोकल कंपनी जानती है, तो इंडिया के अंदर बिजनेस करने में लोकल कंपनी क्या करेगी, इसको हेल्प करेगी, लोकल कंपनी का सपोर्ट मिल जाता है। क्या सर इंडिया में ऐसा हुआ है क्या कभी, हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। अभी हम एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो सबसे पहले तो बेनिफिट देखते हैं इस चीज का, हमने क्या पढ़ा, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली, क्या करती है एमएनसी, प्रोडक्शन सेटअप करती है जॉइंटली विद सम ऑफ लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। इससे लोकल कंपनी को क्या फायदा, एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी, पैसा मिलता है, फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। दूसरा, MNCs might bring with them the latest technology for production। फायदा हो गया टेक्नोलॉजी का और उसका पैसे का। इनको क्या फायदा है कि लोकल कंपनी का सपोर्ट मिल जाता है, क्लियर, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या हो जाती है इनकी, कम हो जाती है। इंडिया में इस तरह का एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था सबसे पहले फोर्ड मोटर्स एंड महिंद्रा कंपनी का। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडियन कंपनी थी, फोर्ड मोटर्स अमेरिकन कंपनी है, इसके बारे में आपने हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है, हेनरी फोर्ड की कंपनी थी ये, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इंडिया में एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था, कोलैबोरेशन ऑफ फोर्ड एंड महिंद्रा क्लियर, कंफर्म। आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। और क्या तरीका है सर, एक तरीका समझ में आ गया कि भाई ऑलरेडी इंडिया में कोई एक उस कंट्री के अंदर जो कंपनी चल रही है उसके साथ जाके वो कोलैबोरेशन कर लेते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है खरीद लेना।
क्या कर लेना, बाय ए लोकल कंपनी, बाय ए लोकल कंपनी। इंडिया में ऑलरेडी मान लो कोई कंपनी चल रही है ना, मान लो इस कंपनी का नाम कंपनी ए है। कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी, इसका नाम क्या है बेटा, कंपनी ए। अब एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था कंपनी बी, इसको इंडिया में बिजनेस करना है। ये आई कंपनी ए के पास, कंपनी ए की वैल्यूएशन लगाई और पूरी कंपनी को इसने खरीद लिया। नाउ दिस कंपनी ए इज नो लॉन्गर कंपनी ए, नाउ इट इज ए कंपनी बी। फायदा क्या है इसको, इसने अब तक जितना भी एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है वो पूरा इसका हो गया, इसकी गुडविल, इसका मार्केट, सब किसका हो गया, अब अमेरिकन कंपनी का हो गया। तो भैया इसको क्या फायदा है, इसको फायदा एक अच्छी वैल्यूएशन मिल गई, इसका स्टाफ जो है वो इंटरनेशनल कंपनी का स्टाफ बन जाएगा, मतलब लोग तो वहीं पर काम करते रहेंगे, तो कंपनी वो खरीद भी लेते हैं ये, ठीक है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, पैसा खूब होता है इनके पास, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, खूब पैसा होता है, खूब पैसा होता है, तो इजीली क्या कर लेते हैं, ये परचेज कर लेते हैं, इनके पास ह्यूज फंड का ये बेनिफिट उठाते हैं। एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, क्या कर सकते हैं, बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपांड प्रोडक्शन। लोकल कंपनीज को खरीद लेते हैं और अपने प्रोडक्शन को फिर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लियर, आगे क्या लिखा है, जैसे इंडिया में क्या हुआ, आपकी बुक में भी एग्जांपल ये दिया है, कारगिल फूड्स एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने प्रखर फूड्स, कौन सी फूड है बेटा, प्रखर फूड्स, इसने इसको परचेज कर लिया, परख फूड्स को क्या कर दिया, इसने परचेज कर लिया। अब परख फूड्स इंडियन कंपनी थी, तब क्या बन गया ये, कारगिल परख फूड्स। परख फूड्स इंडियन कंपनी खत्म ही हो गई, कंपनी एज इट इज रही, सब कुछ सेटअप एज इट इज रहा, इन्वेस्टमेंट सब कुछ एज इट इज रहा, बस वो नाम पूरा क्या हो गया, अब इंडियन कंपनी खत्म हो गई, वो क्या बन गई, अमेरिकन कंपनी बन गई। बेनिफिट मैं बताता हूं आपको क्या था इसके अंदर, अभी हमने देखा भी था कि वाई कारगिल फूड्स बोट पारक फूड्स, क्यों खरीदा, या कोई भी एमएनसी ऐसा क्यों करती है, क्यों खरीदती है। सबसे पहला फायदा ब्रांड रेपुटेशन, उसने अब तक जो इमेज बनाई है, नाम बनाई है, वैल्यू बनाई है, गुडविल बनाई है, वो सब किसकी हो गई, अब अमेरिकन कंपनी की होगी। थोड़ा पैसा दिया, सब कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा बेनिफिट क्या है, कंट्रोल ऑफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वेल सेटल्ड बिजनेस, ऑलरेडी बिजनेस सेटअप था, बस पैसा दिया और पूरा का पूरा बिजनेस अपना हो गया। बिजनेस जमाने में समय लगता है, जमे हुए बिजनेस को खरीदने में केवल पैसा लगता है। परक फूड्स हैड बिल्ट, इन दोनों को हम वो कर रहे हैं ना, दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। परक फूड्स हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रेप्यूटेड। अब किसका हो गया वो पूरा ब्रांड, कारगिल फूड्स का। परक फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल नाउ शिफ्टेड टू कारगिल फूड्स। पूरा का पूरा कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो दो तरीके अपन को समझ में आ गए। फर्स्ट वे क्या था बेटा, जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। सेकंड वे क्या है कि पूरे के पूरे बिजनेस को ही परचेज कर लिया जाता है। तो क्या और भी कोई तरीका है? थर्ड वे देखते हैं। थर्ड वे क्या है, ध्यान देना। अब ये थर्ड वे है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। थर्ड वे को बहुत ध्यान से समझना। एक ब्रांडेड अमेरिकन अपीयरल कंपनी है। अपीयरल जानते हो ना, कपड़ों की कंपनी है। इंडिया में कपड़े बिकते हैं भैया, अमेरिकन प्रोडक्ट है, हम खूब पैसे देके खरीदते हैं, बहुत पैसा देते हैं उनको। क्या सोचते हैं कि यार अमेरिका से आया है बन के, लेकिन क्या एक्चुअल में वो प्रोडक्ट अमेरिका से बन के आया है? नहीं। क्या होता है, रेडीमेड भी क्या होता है समझना। ये अब अमेरिकन कंपनी क्या करेगी, इंडिया के जो लोकल प्रोड्यूसर है, कौन है जो इंडिया के जो लोकल प्रोड्यूसर है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो है, बड़ी फैक्ट्रीज नहीं, बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज, इनके पास जाएंगे, इनसे कहेंगे भैया कि ये कपड़ा पकड़ो या नहीं पकड़ो तो इस क्वालिटी का कपड़ा आप खरीद लेना, डिजाइन ये रहेगी, बस स्टिचिंग तुम कर दो
और जो तुम स्टिचिंग करोगे ना उसके ऊपर लेबल हमारा लगा देना। लेबल किसका लग गया? अमेरिकन कंपनी का। लेबलिंग हो गई, अब वो क्या बन गया? अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट बन गया। बना इंडिया में, सारा सब कुछ कहाँ हुआ है? उसी लोकल मार्केट में हुआ है। बस इसको ऑर्डर अमेरिकन कंपनी ने दिया, लेबल इसका लगाया, तो वो उसी के नाम से क्या होगा? वो बिकना शुरू हो जाएगा। ये एक और तरीका है एमएनसीज के द्वारा किसी दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने का। क्लियर? बात समझ में आई? वही लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान देना बेटा कि लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। फायदा मतलब स्पेशली गारमेंट, फुटवियर, स्पोर्ट आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में स्पेशली गारमेंट, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम, इनके लिए तो इस पूरी दुनिया में यही काम चल रहा है। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसीज। ये प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाते हैं, एमएनसीज को दे देते हैं। एमएनसीज क्या करती है? उनके ऊपर अपना ब्रांड का लेबल लगाती है और मार्केट में सेल कर देती है। नेम्स टू द कस्टमर। Their products are supplied to the MNCs which then sell these under their brand names to customers. These large MNCs have termed tremendous power to determine price. प्राइस अपने हिसाब सेट करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वो खुद बता देंगे भाई इस क्वालिटी का कपड़ा होना चाहिए, डिलीवरी कम मिलनी है, लेबर कंडीशन क्या होगी, ये सब वो अपनी बता देती है और उसके हिसाब से लोकल प्रोड्यूसर काम करना शुरू कर देता है। तो वेज अपने को समझ में आए? 3 वेज हमने देखे बेटा। कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो हमने क्या देखे? वेज। कौन से वेज? जिनके थ्रू एमएनसीज क्या करती हैं? अपना इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट के अंदर। आगे बढ़े बेटा अपन। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा? कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। कैसे फॉरेन ट्रेड पूरे मार्केट को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, मार्केट को एक करके चलता है, जोड़कर चलता है। क्या है फॉरेन ट्रेड? मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। देखो ये हम सब जानते हैं, ट्रेड ही वो माध्यम है जो कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ ग्लोबलाइज कर सकता है। ट्रेड सबसे मेन सोर्स है जिसके थ्रू पूरा वर्ल्ड क्या होता है? एक साथ कनेक्ट होकर रह सकता है। ये इंटीग्रेट करता है मार्केट को। जैसे हम एक हमारा हिस्टोरिकल देखें, पास्ट देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, क्यों आई थी? ट्रेड करने ही आई थी, है ना? ट्रेड करने आई थी। ट्रेड करते करते धीरे धीरे उसने क्या कर दिया? पूरे कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। तो मतलब ट्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू कोई सी भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर आराम से मतलब एक इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग से सबको बेनिफिट है। बेचने वाली कंपनी को बेनिफिट, कंट्री को बेनिफिट, खरीदने वाली कंट्री को बेनिफिट। तो वो इजी हो जाता है इंटीग्रेट करना, कनेक्ट होना क्या होता है? इजी हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन। ध्यान दीजिए। What then is the basic function of foreign trade? मेन काम क्या क्या होते हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर, उनके बारे में डिस्कशन करें। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स। हमने बताया ना इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, विदेशी कंपनी प्रोडक्शन कहां करवा रही है? किसी उसी लोकल कंपनी, लोकल कंट्री के अंदर करवा रही है। तो वहां के जो प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा है कि उनको डोमेस्टिक मार्केट के अलावा, अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री का मार्केट भी मिल जाता है। मिला ना? दूसरी कंट्री का मार्केट भी मिल जाता है। उस कंट्री के लिए बात कर रहे हैं, लोकल कंट्री को क्या क्या फायदा है? लोकल कंट्री में फायदा किसको है? प्रोड्यूसर्स को भी फायदा है और वहां के बायर्स को भी फायदा है। तो लोकल कंट्री के प्रोड्यूसर को क्या फायदा है? पहली बात अपने को समझ में आ गई। दूसरा फायदा क्या है? कि प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्रीज। अपना माल वो अपनी कंट्री में तो बेच ही सकते हैं, अपना माल वो दूसरी कंट्रीज में भी क्या कर पा रहे हैं? सेल कर पा रहे हैं। बट कैन ऑल्सो कॉम्पीट इन द मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भैया कस्टमर्स को क्या फायदा है? कस्टमर्स को सबसे पहला फायदा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपांडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। अब तक तो घर का ही खाना खा रहे थे, अब घर में बैठे बैठे विदेशों का सामान भी हम काम में ले सकते हैं। मान लो ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या लंदन की कंपनीज के प्रोडक्ट हम यहाँ यूज कर सकते थे? हर कोई तो नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि अब तो इंडिया में ही वो अवेलेबल है। मैकडी इंडियन कंपनी नहीं है ना, लेकिन इंडिया में खूब हम उसको यूज कर सकते हैं। अमेरिकन कंपनी है, हम इंडिया में खूब क्या कर पा रहे हैं, उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो अवेलेबल है। ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, इंडिया में अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसको कभी भी यूज नहीं कर सकते थे। दूसरा बेनिफिट क्या है कि कॉम्पिटिशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। इंडियन कंपनी भी है, फॉरेन कंपनी भी है, सबको अपना माल बेचना है, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन जब बढ़ता है तो प्राइस क्या होती है, कम होती है। प्राइस कम होती है, फायदा किसको होगा बेटा, लगा लो दिमाग। प्राइस कम होगी, फायदा किसको होगा, कस्टमर्स को, बायर्स को क्या होगा, उसका फायदा होगा। तो वही लिखा है कि कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स रिड्यूसेस द प्राइस एंड इंक्रीज द क्वालिटी। क्लियर? सो फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets or integration of market in different countries. Clear? क्वेश्चन यही आया, हाउ फॉरेन ट्रेड कनेक्ट्स और इंटीग्रेट द वर्ल्ड मार्केट। इजीली हम इसका आंसर अब लिख सकते हैं, या व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस, जो भी आप क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। अब एक आपकी बुक में ना इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिया है चाइनीज टॉयज का। किसका एग्जांपल दिया है बेटा, चाइनीज टॉयज का। ये ना पूरा एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, अब आपकी बुक में से रीड कर लेना इस पूरी स्टोरी को। मैं शॉर्ट में आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूं। क्या था कि टॉयज इंडिया में बनते थे, लेकिन इंडिया में जो टॉयज बनते थे ना बहुत महंगे होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। चाइनीज कंपनीज ने देखा कि यार इंडिया में टॉयज मिल रहे हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम इंडिया में जाकर अपने टॉयज को बनाकर बेच सकते हैं, चाइना में बनाकर इंडिया में ले जाकर क्या कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं कम प्राइसेस पर। इकोनॉमी ओपन हो ही गई थी। अब इकोनॉमी ओपन हो गई तो क्या हो गया, चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में आने लगा। चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में आ गया, चाइनीज टॉयज इंडिया में आ गए, बहुत कम कीमत पर आ गए। अच्छा, कम कीमत पर आ गए और अच्छी क्वालिटी के आ गए। चाइनीज टॉयज इंडिया में आकर सेल होने लगे लो प्राइस पर और हाई क्वालिटी। आप सोचो, क्वालिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। आ रहे हैं इंडिया में, खूब बिक रहे हैं इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर बिकेंगे तो किसको नुकसान होगा, इंडियन टॉयज को। मतलब स्थिति ये हो गई कि इंडियन टॉयज का मार्केट बिल्कुल कोलैप्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंडियन टॉय मार्केट उस चाइनीज टॉय मार्केट के साथ क्या नहीं कर पाया, कॉम्पीट ही नहीं कर पाया। क्योंकि इंडिया में टॉयज की प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा थी और चाइना में प्रोडक्शन की कॉस्ट कम थी। ठीक है, तो ये इस स्टोरी का क्रक्स है। देखते हैं अपन क्या लिखा है, ध्यान देना कि चाइनीज टॉयज इन इंडिया, टॉयज वर सोल्ड बाय इंडियन ट्रेडर एट हाई प्राइस। हाई प्राइस पे बेचे जा रहे थे। चाइनीज स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया एट लो प्राइस एंड बेटर क्वालिटी। कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के। अब बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। अब ऑप्शन है उसके पास, तो महंगे कौन खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी के कम प्राइस में अवेलेबल है तो कौन सा खरीदेगा, कोई भी व्यक्ति हो अच्छी क्वालिटी के कम प्राइस में ही खरीदेगा। रिजल्ट क्या हुआ कि चीपर प्राइस और न्यू डिजाइन्स, सस्ते हैं, डिजाइन भी अच्छी है। चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट। मतलब विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। मतलब दुकानदार भी नहीं रख रहा है ना, दुकानदार भी क्या चाह रहा है कि मैं मेरी दुकान पे चाइनीज टॉयज ही बेचूं। क्यों रखेगा वो इंडियन टॉयज, एक शॉप के ऊपर है, उसको तो बेचना है, जो बिकेगा वो बेचना है। तो मार्केट में अगर चाइनीज टॉयज बिक रहा है तो वो उसने इंडियन टॉयज को मंगाना ही बंद कर दिया। रिजल्ट क्या रहा उसका, इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि चाइनीज टॉयज केम टू इंडियन मार्केट और इंडियन टॉय मार्केट क्या हो गया बेटा, कोलैप्स हो गया। इंडियन टॉय मार्केट क्या हो गया बेटा, कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया बिल्कुल। क्यों हो गया? क्योंकि इंडियन टॉय मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं थी। इंडियन टॉयज की मार्केट में क्या नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। कंपटीशन के अंदर चाइनीज टॉय बेटर प्रूव हुए और इसलिए वो अपने आप को ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। पूरे मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो फॉरेन ट्रेड का कई बार इंपैक्ट जो होता है ना, कभी कभी किसी लोकल मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट भी आ जाता है। क्लियर? आई जस्ट होप आज की सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। यस और नॉट? ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई। कोई डाउट है बेटा यहां तक? नो सर। वेरी गुड। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।